बॉम्बे हाउस के बाहर से मनोज धारा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? फॉर्मल अनाउंसमेंट अब कभी भी हो सकता है? जी बिल्कुल अनुया, जैसे आपने ठीक तरीके से कहा, और जो एक लार्जर मुद्दा जो है कि यहाँ पर लेकर चेयरमैनशिप की जो एक पोजीशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वो कौन लेगा। देवर लार्जर स्पेकुलेशन अबाउट एन चंद्र साहब, और यहाँ पे लेकर हमें सोर्स विद इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है जो नए चेयरमैन की पोजीशन पे आएंगे वो दैट विल बी ए नॉन पारसी। और यहाँ पे लेकर एन चंद्र साहब का जो हु इज हेडिंग टीसीएस, उनका नाम बहुत ही आगे आ रहा है। लार्जर स्पेकुलेशन वर दैट मिस्टर इशत हुसैन विल बी इन दिस पोजीशन, बट वो एक बोर्ड ऑलरेडी ही इज इन द बोर्ड एंड उनका जो अपॉइंटमेंट है दैट इज लेस लाइकली। अनुया, जैसे आपको पता था कि ये एक वाइडर जो टारगेट दिया था फरवरी 24 का 2017 का उनका डेडलाइन था, दिस इज मच अहेड ऑफ दिस। और यहाँ पे लेकर जो बोर्ड मीटिंग जो अभी रतन टाटा साहब और अजय पेरेमल साहब भी यहाँ से निकले हैं, लार्जली जो एक डिसाइसिव डिसीजन है वो आज या कल में दैट विल बी मेजरली अनाउंस ऑन दैट। तो मेजर अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर अभी औपचारिक ऐलान जो है वो यहाँ पर अभी होना बाकी है। लेकिन जी बिजनेस पहले ही इस खबर के बारे में आपको बता रहा था कि एन चंद्रशेखरन यहाँ पर अगले जो चेयरमैन है टाटा सन्स के, वो यहाँ पर हो सकते हैं। और मनीष, जिस तरह से काफ़ी लंबा कार्यकाल उनका रहा भी है टीसीएस के साथ यहाँ पर, तो वो बहुत भली भांति जानते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो कैसे काम करता है। और मीर ने भी ये कहा कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, जैसा कि शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं आसानी से समझ पाएंगे सब चीज़ों को। निश्चित रूप से देखिए, जो कुछ एक विवाद में जब लेटर्स एक दूसरे को, जी बिल्कुल, इनफैक्ट दैट वाज समथिंग व्हिच दे हैव टू टेक इट इंटरनली। अगर हम अदर कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो देयर हैज बीन सम ऑफ द अदर इंडिविजुअल फ्रॉम एचयूएल, विल नॉट स्पेकुलेट ऑन दैट। पेप्सी से भी देयर वाज एन इंडिविजुअल, और यहाँ पे लेकर लार्जर देयर वर 4 अदर इंडिविजुअल्स। मनोज, आपके पास आऊंगी मैं और अपडेट के लिए। मनीष से पहले जान लेते हैं। जी मनीष। निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ बाद में जब विवाद बढ़ा और कुछ एक दूसरे को खत लिखे गए थे, तो उसमें इस तरह की बातें कही गई थी टाटा ग्रुप की तरफ से कि वो टाटा ग्रुप की परंपराओं के लिहाज से काम नहीं करे। इस तरह के आरोप लगाए गए थे, आरोप प्रत्यारोप का। अब वो भले ही वो चीज़ अब पीछे छूट गई हों, एक जो है नए जो है चेयरमैन उनको मिलते हुए दिखे इनफैक्ट तय हो चुके हैं लगभग, तो ये इस बात की संभावना है, क्योंकि टाटा ग्रुप के काम करने का एक तरीका बिल्कुल अलग है। लगातार एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लेकर तमाम मुद्दे थोड़े से लीक से हटके माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर वैसे आदमी को सामने लेके आया जाता है जो लगातार ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जैसा कि मीर कह भी रहे थे कि ऑलरेडी उनको इन चीज़ों को लेकर एक समझ पहले से बनी हुई है, तो उनको लगता है कि एक ऐसा सेफ बेट होगा जिसका सीधे तौर पे जो है आने वाले दिनों में जो टाटा की परंपरा है, जो लेगेसी है, उसको आगे आने वाले दिनों में लेके जाएंगे। मीर, जिस तरह से हमने देखा कि कई लोग रेस में थे, उसमें कई गैर पारसी भी थे रेस में, लेकिन आखिरकार टाटा ग्रुप जो बार बार ये कही जा रही थी, जब पिछले दिनों जब ये मुद्दा बहुत गरमाया तो इस तरह की बातें भी हो रही थी कि टाटा ग्रुप को गैर पारसी समुदाय में जाके इन चीज़ों को लेकर सोचना चाहिए, और वो कमोबेश वही चीज़ होती हुई दिखी है। अब क्या ये माना जाए कि जिस तरह से इनाम तय हो चुका है, अब टाटा को लेकर जो थोड़ी सी जो उनके पहचान को जो उनके साख को जो धक्का लगा था, अब वो चीज़ें तेजी से बदलती हुई दिखेंगी, हालात थोड़े और बेहतर हो जाएंगे। हुई और अलग हुई है पिछली बार से। मैं पिछली बार का वाकया आपको बताता हूँ। पिछली बार टाटा ग्रुप को 1 साल जितना समय लग गया था अगले चेयरमैन को ढूंढने में, और वो 1 साल तक पूरी छानबीन या खोज करने के बाद, जिसके लिए उन्होंने खास कमेटी बनाई थी, उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने अपने घर से ही एक आदमी को निकाल के अपॉइंट कर दिया था। तो उस समय बाहर बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट सर्कल में से काफी बातचीत हुई थी कि जब आपको घर के ही और सबसे बड़े शेयर होल्डर को ही चेयरमैन बनाना था तो 1 साल का वक्त आपको लेने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज मार्केट डजंट लाइक जो विजिबिलिटी कंसर्न होता है या फिर कोई वेगनेस होती है, वो अच्छी नहीं लगती। इस बार अच्छी चीज ये है, एक तो समय से पहले ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, दूसरा बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन होने नहीं दिया, बिकॉज इस बार भी आपको याद होगा जब ये बातचीत होना शुरू हुआ तो जो फ्रंट रनर थे मिस्टर हरीश मनवानी, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं, उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दिया था दैट ही हैज बीन अप्रोच्ड। इंदिरा नुई का नाम चल रहा था जो कि पेप्सिको की चेयरमैन है। तो इस तरह से नाम चल रहे थे। जी मीर, हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हैं, सेबी के फॉर्मर एडी जीएन गुप्ता जुड़ चुके हैं। सर शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। जिस तरह से अभी ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, और केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि एन चंद्रशेखरन जो हैं अब टाटा ग्रुप के जो हैं चेयरमैन होंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? कहीं ना कहीं अब चीजें सुलझ गई हैं? देखिए, मेरे हिसाब से इट इज ए गुड बिगिनिंग टू पुट एन एंड टू all this mess that has been going on in Tata Sons.
तो ये एक तो आप हर तरह से एग्जामिन कीजिए, तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे एक तो अनसर्टेनिटी जो थी वो खत्म हो गई है। दूसरा है कि एक ऐसे आदमी को चुना गया है जिसकी ना तो हिंदुस्तान में बल्कि सारे जगह बहुत अच्छी रेपुटेशन है, क्योंकि उन्होंने एक हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी को चलाया है और उसको प्रॉफिट मेकिंग बनाया और सारे जो प्रॉब्लम थी उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। तो इन मिस्टर चंद्रशेखर की जो मेरे हिसाब से पूरे टाटा ग्रुप में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, और एक इतनी अच्छी रेपुटेशन, इतनी अच्छी रेस्पेक्ट वाला आदमी को जब आप चेयरपर्सन बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम्स हैं उसको फॉलो करते हैं। तो एक अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, जो स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी चल रही थी। दूसरी ये होगा कि एक अच्छा आदमी आया है जो सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है, कि अगर आप इसको कंपेयर करें तो जो पहले चेयरमैन से और इस चेयरमैन से, तो इनका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, एक एज ए गुड लीडर, एज ए गुड मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर का, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सी कंपनी चलाई हुई है। और अगर आप इसको देखेंगे टाटा सन्स का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है, जो रेवेन्यू तो नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है और जो मार्केट कैप के हिसाब से टीसीएस में है, तो टीसीएस में उनकी परफॉर्मेंस का 75% तो टाटा सन्स में उनकी परफॉर्मेंस का 75% तो टाटा से ही आएगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, और इससे जो अभी तक जो टाटा ग्रुप में थोड़ी परेशानी चल रही थी उसको खत्म हो जाएगी। हाँ, लीगल बैटल चलती रहेगी, वो अपना देखते रहेंगे कोई भी। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है। पर मिस्टर गुप्ता, आपको क्या ये नहीं लगता है कि आपने ठीक कहा कि अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, एक अच्छा लीडर मिल गया, लेकिन 24 फरवरी तक टाइम था नाम अनाउंसमेंट होने का नए चेयरमैन का, और वो जल्दी में इसलिए शायद नहीं किया गया क्योंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में है, और टाटा ग्रुप को ये लगता होगा, डर होगा कि कहीं कोर्ट से कुछ स्टे ना हो जाए। 24 फरवरी का कहा था उन्होंने, 90 दिन की बात करी थी टाटा सन्स वालों ने, तो अगर 24 अक्टूबर को दिया था तो 24 जनवरी तक का टाइम रहेगा, अगर 90 दिन आप गिने उस हिसाब से, तो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं। और मेरे ख्याल में अगर जल्दी है भी तो इसमें क्या नेगेटिव इशू है? नहीं, तो इसमें नेगेटिव इशू नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि क्या आपको ये लगता है कि शायद जल्दी अनाउंसमेंट इसलिए किया गया क्योंकि टाटा सन्स को ये लगता होगा कि कहीं कोर्ट से कोई लीगली कोई स्टे नहीं आ जाए, या मामला कहीं कोर्ट में जाके और उलझ नहीं जाए? देखिए ऐसा है, कोर्ट से स्टे मेरे हिसाब से तो कोई भी पॉसिबिलिटी इस तरह की नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का पूरा राइट है कि वो किसको चेयरपर्सन बनाते हैं, क्या करते हैं। अगर कोर्ट से स्टे, तो ये कोई वर्कमैन नहीं है कि एक आदमी, आपने एक चपरासी को, एक क्लर्क को निकाल दिया तो कोर्ट उसको रिस्टेट कर देगा। ये चेयरमैन की बात है जिसका पूरा एंटाइटलमेंट शेयर होल्डर्स का है। तो मेरे ख्याल में चाहे कितना भी गलत रहा हो, अगर मान भी लेते हैं गलत रहा था राजनीति का निकालना, तो कोर्ट से इस तरह की रेमेडी नहीं मिल सकती कि रिस्टेट कर दिया जाएंगे मिस्टर मिस्त्री। तो गुप्ता जी, की आपको लगता है कि जो कोर्ट में भी जो कुछ विवाद ये चल रहा है, जिस तरह से हमने देखा था कुछ मिस्त्री जी की तरफ से भी किए गए थे, क्या लगता है कि अब ये विवाद खत्म होता हुआ दिखेगा और सब कुछ सामान्य होता हुआ दिखेगा? देखिए, विवाद तो जो कोर्ट में चल रहा है वो चंद्रशेखर साहब के अपॉइंटमेंट से खत्म नहीं होगा, वो विवाद तो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही खत्म होगा, और ये जल्दी खत्म भी होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर एनसीएलटी में मिस्टर मिस्त्री हार भी जाते हैं या टाटा हार भी जाते हैं, तो ये हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इतनी जल्दी कोई भी पक्ष हार मानने वाला नहीं है। तो ये मामला लीगल मामला चलेगा, लंबा चलेगा, तो कितने साल चलेगा ये किसी को भी नहीं आइडिया है। तो नहीं, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मामला अभी फिलहाल चलता रहेगा, चंद्रशेखर जी लगभग औपचारिक ऐलान होना बाकी है, आपको लगता है कि अब जो चीज़ें, जो साख को धक्का लगा था, जो बड़ा सवाल लगातार रहता है, अगर इन्वेस्टर के लिहाज से पूछा जाए तो हमने देखा था कि इन तमाम शेयरों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, अब वो साख का धक्का खत्म हो जाएगा और यहाँ से चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, वापस से जो टाटा की एक ब्रांड वैल्यू थी वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। देखिए, आपने इसमें बहुत सारे सवाल किए, तो पहले तो एक मैं बता दूंगा कि ये एक मिथ्या है कि टाटा के शेयर बहुत ज्यादा गिर गए थे। हमारी कंपनी ने एनालिसिस किया है कि उसमें लगभग निकाला है कि 24 अक्टूबर से लेके 6 जनवरी तक इनके जो मार्केट कैप में है वो 62,000 करोड़ की गिरावट आई है। तो 62,000 करोड़ में 33,000 करोड़ के करीब की जो गिरावट है वो सिर्फ इंडेक्स की वजह से आई। मान लीजिए वो इंडेक्स को फॉलो करते, सारे शेयर बीएसई सेंसेक्स को फॉलो करते, तो क्योंकि सेंसेक्स में गिरावट आई थी तो 30,000-33,000 करोड़ का करीब घाटा वो आता है। बाकी जो 30,000 करोड़ है उसको कई जो कंपनी को एनालिसिस हमने किया है, तो उसमें एक तो टीसीएस में गिरावट आई थी 12-14 हजार करोड़ की एक्स्ट्रा, वो इस वजह से आई थी कि जब ट्रंप के इलेक्शन के बाद से
यूएस में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है H1 वीजा की और इन सब चीजों की, तो आईटी सेक्टर में नेगेटिव सेंटीमेंट था। तो एक वो है। दूसरा, डिमोनेटाइजेशन का बहुत सारा इफेक्ट हुआ है शेयर के ऊपर, जैसे टाटा मोटर्स के पर डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट पड़ा है। कुछ कंपनी के रिजल्ट खराब थे, तो ये जो है ना, बोलते हैं कि टाटा के शेयर में धक्का लगा है, गिरावट आई है, इसको हम लोगों को माइक्रो एनालिसिस करना चाहिएगा। दूसरी बात है कि साख में शुरू में जरूर गिरावट आई थी, लगा था कि टाटा की गवर्नेंस खराब है, पर जैसे धीरे धीरे आपस में लेटर चेंज जो एक्सचेंज होते रहे, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगते रहे, तो उससे ये लगता है कि जो मेरे अपना एक ओपिनियन था कि क्योंकि मिस्टर मिस्त्री ने जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट एनसीएलटी में लगाए हैं, तो उससे ये लगता था कि मिस्टर मिस्त्री का कंडक्ट जो है एज ए डायरेक्टर, देखिए वो चाहे कितने भी सही हो, बट एज ए डायरेक्टर उन्होंने जो पेपर्स दिए थे वो लगाए हैं एनसीएलटी पिटीशन में, वो मेरे हिसाब से कैन नॉट बी क्वालिफाइड एज ए गुड कंडक्ट। तो ये धीरे धीरे जो चीजें खुल रही थी, तो उससे जो इनिशियल धक्का लगा था वो काफी कुछ रिपेयर हो गया था। और अब मिस्टर चंद्रशेखर के अपॉइंटमेंट से जो बाकी जो भी डाउट थे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एंड आई डोंट नॉट थिंक कि टाटा की इमेज को धक्का लगेगा, अनलेस कि अगर कोई इंक्वायरी वगैरह होती है और वो पाया जाता है कि जो टाटा ने कुछ गड़बड़ के जो अभी एलिगेशन लगे हैं उनमें कोई तथ्य पाया जाता है। Mr. Gupta, with effect to shareholding of Mistry Group, which is under challenge, you think that he stands any chance now? नहीं, मिस्टर मिस्त्री की शेयर होल्डिंग पे तो किसी ने चैलेंज नहीं किया है। मिस्टर मिस्त्री 18.5% मिस्टर मिस्त्री की फैमिली है, उनकी शेयर होल्डिंग तो बरकरार, उस पर किसी चैलेंज नहीं किया है। आपका जो एनसीएलटी का पिटीशन है, एनसीएलटी के पिटीशन में जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है कि उसमें मेरे हिसाब से कोई दम नहीं है, लेकिन ये तो चूंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस बारे में मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। जी, साथ ही साथ सर, टाटा जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। आपको लगता है कि एन चंद्रशेखरन को यहाँ पर कोई अहम कदम यहाँ पर उठाना होगा ताकि जो टाटाज की इमेज है उसे एक बार फिर से, कुछ लोगों के दिल में जरूर ये बात आई होगी, इन्वेस्टर्स के दिल में, ये जो पूरा का पूरा मुद्दा उठा था उसके बाद उस इमेज को रिकवर करने के लिए कुछ अहम कदम उठाना होगा? देखिए, टाटा की इमेज जो खराब हुई थी, 3 पहलू थे। एक पहलू ये था कि रतन टाटा फिर से कंट्रोल में आना चाहते हैं, चेयरपर्सन बनना चाहते हैं, तो मिस्टर चंद्रशेखर के अपॉइंटमेंट से वो मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि इससे हो गया कि रतन टाटा चेयरपर्सन नहीं बनना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा ये था कि साइरस मिस्त्री को गलत तरीके से हटाया गया। अब ये मामला कोर्ट में है, लेकिन जो अभी हमने बताया कि उसके बाद की जो इवेंट्स हैं उससे ये लगता था कि उनका हटाना कोई ज्यादा गलत नहीं थी, क्योंकि अगर आप पेपर में जो आ रहा है कि 2013 से रतन टाटा और साइरस मिस्त्री को बोल रहे थे अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए, जो इश्यूज की बात कर रहे थे। तीसरा है कि जो एलिगेशन लगे हैं, तो आज भी वो एलिगेशन के ऊपर से बिल्कुल क्लीन चिट ना टाटा को मिली है, ना उनको टाटा को कोई इंडिक्टमेंट हुआ है। तो जो 3 फैक्टर हैं गवर्नेंस के और जो इमेज पे धक्का लगने के, 2 फैक्टर तो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तीसरा फैक्टर अभी भी क्लियर है, वो क्लियर नहीं हुआ है। तो वो आने वाले समय में अगर कोई सेबी की इंक्वायरी वगैरह होती है, उसमें ये पाया जाता है कि गलत है, कुछ गलत किया था टाटा ने, तो थोड़ा बहुत इमेज को धक्का लगेगा। लेकिन अगर वो उसको में भी क्लीन चिट मिल जाती है, तो मेरे ख्याल में जो इमेज का है उसमें कोई धक्का नहीं रहेगा। और विद लीडरशिप में मिस्टर चंद्रशेखर जो इतने सक्सेसफुल आदमी को उन्होंने अपना लीडर बनाया है, तो होपफुली गोइंग फॉरवर्ड ये काफी पॉजिटिव रहेगा। जी, गुप्ता सर, एक और बात ये भी है कि खबरों में ये भी था कि सेबी जो है वो अपनी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में जो रूल्स है होल्डिंग को लेकर, ट्रस्ट ड्रिवन जो कंपनीज हैं उन्हें लेकर कुछ डिसीजन यहाँ पर ले सकता है, उससे जुड़ी कुछ बात अगर आप कहना चाहें। देखिए, मुझे कोई आइडिया नहीं कि सेबी बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ट्रस्ट को वोटिंग राइट से डिवाइड नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट के वोटिंग राइट रहने चाहिए, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि वो ट्रस्ट जो है जो बेनिफिशियरीज है उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये बहुत पुरानी बात है कि ट्रस्ट के पास वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। और जब हम आप पेंशन फंड और इंश्योरेंस और बाकी सब म्यूचुअल फंड में ट्रस्टी को राइट देते हैं, तो ऐसा कोई रीजन नहीं कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है इनको राइट नहीं होना चाहिए। जी, तो सीधे तौर पे मानते हुए जयंत गुप्ता साहब की बहुत ज़्यादा साफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके लिहाज से, चूंकि आपने इस पूरे इंडस्ट्री को बहुत क्लोज देखा है गुप्ता साहब, आपके लिहाज से अब इनके लिए बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? देखिए, मेरे हिसाब से जो चुनौती की आप बात करते हैं, क्योंकि ये मिस्टर चंद्रशेखर इनसाइडर हैं,
तो एक तो इन्होंने टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी को चलाने का इनके पास एक्सपीरियंस, और ये भी एक्सपीरियंस 1-2 साल का नहीं 10 साल का, और टाटा के साथ ये करीब 30 साल से हैं। एक तो इसलिए एक आउटसाइडर बिल्कुल नहीं है। दूसरा है कि चुनौती ऐसा है नहीं होता कि किसी भी जॉब में नहीं होती, हर जॉब में चुनौती है। आपकी जॉब में भी चुनौती है, मेरी जॉब में भी चुनौती है। तो ये इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इन्होंने कंपनी सारी अच्छी तरह मैनेज करी है, तो ये इस चुनौतियों को भी अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी चुनौती टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं आती है, हमेशा चुनौती अनसर्टेन होती है। अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से आए तो हर एक का सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक में मिल जाता है। तो उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता है कि इनके साथ कोई बड़ी चुनौती होगी। हाँ, चुनौती ये होगी कि जो ये लीगल मैस है इसको कैसे क्लियर करा जाए। और मेरा अपना एक सजेशन है कि ये जो लीगल वाला है ये इनके डोमेन से अलग करके एक अलग टीम बना के करना चाहिए, नहीं तो इनका सारा समय जो है लीगल इश्यूज में निकल जाएगा। तो शेयर होल्डर के हित में यही होगा कि लीगल हैंडल करने के लिए एक नई टीम बना दी जाए जो सिर्फ लीगल इशू देखे, और ऑपरेशनल इशू जो है मिस्टर चंद्रशेखर डील करके उसको आगे बढ़ाते रहें। जी।